वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ट्यूटोरियल्स एवरीवन। आज का लेक्चर नंबर 4 है टॉप 10 फिल्टर्ड क्वेश्चंस का। एवरीबॉडी, जो मैंने 500 एमसीक्यू कराए थे करंट अफेयर के, उसी के ये फिल्टर्ड एमसीक्यू पार्ट वाइज लेक्चर वाइज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, संबंधित एग्जाम के लिए आप इस करंट अफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली मैंने ये जो सीरीज है वह यूपीपीसीएस को माइंड में रखते हुए पूरा का पूरा सेशंस कराया था। सो यहाँ से जो क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं 500 के अंतर्गत, उनको यहाँ पर अगेन कराया जा रहा है ताकि रिवीजन भी हो जाए। जिसका वो सेगमेंट वो सीरीज छूटा हुआ था, उनका यहाँ से वन टाइम अटेम्प्ट भी क्वेश्चंस हो जाए। ओके, सो डेली में टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाण पत्र का उद्घाटन किया था। ओके, पश्मीना का नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड ऑल टाइम बना के रखना। ये स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुड़ा हुआ, स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये लद्दाख से जुड़ा हुआ नाम पहली बार मार्केट में आया था। ओके, सो ये आप नाम याद रखना। सो अभी का जो मैटर है कि मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है। सो राइट आंसर है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड अभी चर्चा में अगेन बना हुआ था। कल हमने बात किया था पिछले लेक्चर में कि इसको जीआई टैग 18 वस्तुओं के लिए जीआई टैग मिला है। सो आज के समय में भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कि एक साथ 18 जीआई टैग पाने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। अब यहाँ पे टोटल जीआई टैगों की जो संख्या है वो 27 हो चुकी है। जब तक ये रिकॉर्ड कोई दूसरा राज्य नहीं तोड़ देता, तब तक उत्तराखंड के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बना रहेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखना किन किन उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है। हमने पिछले लेक्चर में बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे बात कर लिया है। ओके, सो पश्मीना जो प्रमाण केंद्र का उद्घाटन है, उद्घाटन माह मई 2023 है। उद्घाटनकर्ता भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। सो उद्घाटन स्थल है भारतीय वन्य जीव संशोधन देहरादून उत्तराखंड। तो ये भी आप जगह याद रखना। ओके, सो पश्मीना व्यापार को सुव्यवस्थित करना और संबंधित निर्माताओं, निर्यातकों और व्यापारियों को किसी भी प्रतिबंधित फाइबर से मुक्त वास्तविक पश्मीना उत्पाद को प्रमाणित करने के लिए वन स्टॉप परीक्षण सुविधा प्रदान करना है। लाभ क्या होगा? सो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर प्रमाणित पश्मीना उत्पादों के प्रमाणन को सुव्यवस्थित करेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय पश्मीना के विश्वास को बढ़ावा देगा। ओके, आप चित्र में देख सकते हैं कि जो पश्मीना के तहत जो डिजाइन होती है तरह तरह के होता है। मैंने एक बार समझने के लिए, ताकि आप रिकॉल कर लो एग्जाम में, तो समझने के लिए बस आप इसको थोड़ा सा याद रखना। स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये लद्दाख से जुड़ा हुआ संबंधित जो पश्मीना जो किस्म की जो बकरी होती हैं, काफी ऊंचाइयों पे रहती हैं, सो उनके बालों का इस्तेमाल किया जाता है पश्मीना बुनाई के रूप में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? ई शासित राज्य घोषित किया गया है। सो राइट आंसर है केरल। ओके, सो ये घोषणा तिथि है 25 मई 2023। घोषित राज्य कौन सा है? केरल। घोषणाकर्ता पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। आप एज ए चित्र भी रिकॉल करना। ओके, घोषणा स्थल तिरुवनंतपुरम में टोटल ई गवर्नेंस केरल कार्यक्रम के दौरान। तो याद रखना, भारत का इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है केरल जो कि ई शासित राज्य घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर ऑल जो सारे के सारे जो गवर्निंग काम होंगे, ऑफिशियल जो सारे वर्क होंगे, वह कागज लेस होंगे, यानी सारा का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सारा का सारा काम डिजिटली होगा। ओके, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सो राइट आंसर है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की सीएम है, आप याद रखना। ओके, सो उद्घाटन का जो तिथि है 16 मई 2023। उद्घाटनकर्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। ओके, MK स्टालिन। ओके, ब्रिज की जो अवस्थिति है T
नगर चेन्नई ब्रिज की जो कनेक्टिविटी है ये मंबलालम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को आपस में जोड़ेगा। तो ये भी आप नाम याद रखना। ब्रिज की जो लंबाई है वह 570 मीटर की है, ब्रिज की चौड़ाई 4.2 मीटर की है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया था? सो राइट आंसर है 28 मई 2023। 28 मई 2023। मैंने नए वाले संसद भवन पे एक विश्लेषित 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वहां से देख लेना कि इसके जो ये 3 द्वार हैं, इन 3 द्वार की विशेषता क्या है, इसका जो आर्किटेक्ट है किस आर्किटेक्ट के आधार पर बनाया गया है, कौन कौन है, जो पुराना वाला संसद भवन था उसके आर्किटेक्चर कौन थे, आखिरकार उसको किस डिजाइन के बेस पे बनाया गया था, उससे संबंधित जो लुटियंस दिल्ली है उसका क्या विशेषता है, आज के समय में इसके जो 3 द्वार हैं इसकी क्या विशेषता है। तो मैंने सारा A to Z एनालिसिस करवा दिया है। ओके, तो समय बहुत ज्यादा न लगे, जिसको पाकर आप प्लीज वहां से चाहो तो इसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आते हैं। सो नवनिर्मित जो संसद भवन है राष्ट्र को समर्पित किया गया था 28 मई 2023 को। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। बैठने की जो क्षमता है वह 1224 सांसद, जो कि लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। क्षेत्रफल की बात करें तो 64,500 मीटर स्क्वायर, 4 मंजिला यह इमारत है। लागत 970 करोड़ रुपए। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020। ये डेट आप याद रखना। वास्तुकार बिमल हसमुख पटेल। ओके, बिमल हसमुख पटेल, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के व्यू से, तो ये नाम आपको याद रखना है। उद्घाटन के दौरान जारी डाक टिकट 75 रुपीज के स्मारक और डाक टिकट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पुराने संसद भवन की जो आधारशिला है वह 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ओके, क्लियर, को द ड्यूक ऑफ कर्नाट में रखी गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने, याद रखना उस समय के भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1987 को किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, हालांकि मैंने इसका जो एक विश्लेषित वीडियो बनाया था, ओके, सारा का सारा कंटेंट A to Z हमने वहां पे कवर किया। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को प्लीज आप देखो। अदरवाइज यहाँ पर एक ओवरव्यू हमने बात कर लिया है। एक्चुअली क्या है कि जो पुराना वाला यानी जो इसके पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था सेंट्रल विस्टा का, वहां पर जो आज के समय में जो पुरानी वाली संसद भवन हो चुकी है, अब ये तो नई वाली हो गई, जो पुरानी वाली हो गई है उसका नया नाम क्या रखा गया है, उसकी विशेषता क्या थी, उसको किस पैरामीटर पर तैयार किया गया था, उसके बारे में हमने ज्यादा वहां पर बात किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? सो राइट आंसर है बेंगलुरु। ओके, याद रखना। सो शामिल होने की जो तिथि है वो 27 जुलाई 2023 का है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बना है। बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है और भारत का पहला है। इससे पूर्व न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे विश्व के 40 शहर इस फोरम में शामिल हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका पता लगाने के अनुसंधान एवं बुद्धिमत्ता को साझा करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में लंदन के संस्कृति और संरचनात्मक उद्योग के उप महापौर जस्टिस मिंसम द्वारा की गई थी। तो अगर ये नाम याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट जो इंडिया का एक शहर है बेंगलुरु उसको शामिल किया गया है। अगर उसको हम वैश्विक लेवल पे बात करें तो 41 नंबर है, भारत में पहला नंबर है। उसके पहले जो सारे शहर हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, इनका भी आप नाम याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हालांकि किया जा चुका है, नॉट किया जाएगा, क्वेश्चन पहले का था इसलिए किया जाएगा वाला मामला है। सो राइट आंसर है भारत। ओके, सो मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की बात करें तो संभावित जो आयोजन है वो मार्च 2024, ये डेट आप याद रखना। आयोजक देश मेजबान भारत है। संस्करण कौन सा है? 71। ओके, 71 संस्करण है, तो ये भी आप याद रखना। ये जो संभावित आयोजन है मार्च 2024 में होगा और ये मिस वर्ल्ड 2023 का प्रतियोगिता है, ये आप प्लीज इसको रिलेट करना। भारत द्वारा प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी दूसरी बार, पहली बार 1996 में किया गया था, तो याद रखना जो 71 का नंबर है ये सेकेंड टाइम इंडिया के द्वारा मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार जो है, पहली बार 1996 में किया गया था, तो ये भी आप याद रखना। भारत में प्रतियोगिता का आयोजन होगा 27 वर्ष के बाद। भारत की तरफ से प्रतियोगी होंगी वर्तमान मिस इंडिया वर्ल्ड सीनी सेट्टी। ओके, भारत द्वारा यह प्रतियोगिता जीता गया है 6 बार अभी तक। ओके, भारत की ओर से जो विजेता रहे हैं 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में मानुषी छिल्लर। ओके, तो मानुषी छिल्लर का नाम इंपॉर्टेंट है 2017 का, जो अभी प्रतियोगी होंगी भारत की तरफ से, ये नाम याद रखना, सिन्ही सेट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? सो राइट आंसर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस। ओके, सो लॉन्च तिथि 29 जून 2023 को लॉन्च करता ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस। लागत 3.6 करोड़। हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाना। ओके, तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। यूनिट में शामिल 20 पुलिसकर्मी एवं 3 श्रेणियों के कुल 9 ड्रोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जून 2023 में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? सो राइट आंसर है जम्मू। ओके, राइट आंसर है जम्मू। सो उद्घाटन तिथि 8 जून 2023 को, उद्घाटन स्थल जम्मू। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एवं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। निर्माण जो है वह तिरुमाला तिरुपति देवस्थान टीडीडी द्वारा किया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या है? सो यह मंदिर जम्मू कश्मीर में पहला और देश में छठा मंदिर है जो जम्मू को भारत में शीर्ष धार्मिक पर्यटक स्थल बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो नाम याद रखना, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ओके, कहाँ पे? अभी जम्मू में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर में पहला और देश में छठा मंदिर होगा, तो ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखना। ओके, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? देखिए, नवीन पटनायक ये हैं और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है ज्योति बसु हैं। ज्योति बसु ये हैं। ओके, ज्योति बसु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 17 जनवरी 2010 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। 23 सालों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, ये भी आप याद रखना। लंदन से वकालत की उन्होंने पढ़ाई किया। 1930 में लीग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। 1996 में हुई थी भारत के प्रधानमंत्री पद में इनकी पेशकश। उनकी पार्टी में उन्हें पद ग्रहण करने की नहीं दी अनुमति। सो इससे पहले 2 बार ठुकरा चुके थे पीएम पद का ऑफर। तो ये इनकी व्यक्तित्व है, इनकी ये व्यक्ति विशेष की विशेषता है। 23 जुलाई 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 वर्ष 139
दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पीछे छोड़ा, जो लगातार 23 वर्ष 138 दिन, एक दिन ज्यादा से इनको यह कीर्ति मिली, ठीक है, जो कि 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक के मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, तो थोड़ा सा ये स्पेसिफिक है। तो आज के समय में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले नवीन पटनायक बने हैं भारत के। उसके पहले ज्योति बसु थे। ज्योति बसु के बारे में हमने बात कर लिया कि ये आदरणीय जो थे, इनकी व्यक्ति विशेषता क्या थी। ओके, नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से अब तक लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनके पार्टी का नाम बीजू जनता दल बीजेडी है। ओके, बीजेडी। भारत के किसी भी राज्य का सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम है, जो कि लगातार 24 वर्ष 166 दिनों, जो कि 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, याद रखना कि भारत के किसी भी राज्य का सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग है के नाम है, जो कि लगातार 24 वर्ष 166 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों को प्लीज आप वेरीफाई करके मैटर को प्लीज देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर लास्ट है यह। हाल ही में चलने के अधिकार राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसको मैंने विजन पीटी 365 के करंट अफेयर में भी मैंने करा दिया था पॉलिटी वाले सेगमेंट पे, तो ये भी आप याद रखना। सो राइट आंसर है पंजाब। ओके, सो लागू करने वाला जो राज्य है पंजाब है। पंजाब द्वारा इस हेतु प्रयास जो पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य है। पंजाब सरकार द्वारा पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये इस विशेषता है, याद रखना। पॉलिटी के सेगमेंट में भी इसका चर्चा हो सकता है, क्योंकि राइट टू वॉक की बात करता है, अधिकार की बात करता है। ठीक है, अधिकार की बात करता है, तो ये भी आप स्पेसिफिक याद रखना। सो एवरीवन, टोटल 10 क्वेश्चंस था जो यहाँ पर समाप्त होता है। ये लेक्चर नंबर 4 था। सो ऐसे ही सेगमेंट के लिए प्लीज आप देखते रहिए और शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए। अगर आप ये सारे कंटेंट ऐसे क्वेश्चंस, यानी जो पहला वाला 500 का जो सेगमेंट था, अगर आपने कर लिया है, आपने रिवीजन कर लिया है, तो प्लीज आप इसको स्किप भी कर देना, क्योंकि